साधना जी के पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी। पहले वह गांव में रहा करती थी, लेकिन जब से उनके पति की मृत्यु हुई तब से वह अपने बेटे के साथ मुंबई शहर में रहने के लिए आ गईं। लेकिन बेटा बहू उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, क्योंकि बेटे बहू को लगता था कि जब से उनकी माँ मुंबई शहर में आई है तो उनकी आज़ादी छिन सी गई है। धीरे धीरे बहू का बर्ताव और ख़राब होता गया। कुछ समय बाद वह वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो गईं, क्योंकि उनसे अपने बेटे बहू के द्वारा बेइज्जती सही नहीं जा रही थी। इसी कारण वह वृद्धाश्रम के एक कोने में उदास बैठी थी। उनकी आँखों से आज आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जब से यहाँ आई थी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए बस उन्हीं की यादों में डूबी रहती थी। अचानक उनकी नज़र अपना चेहरा ढके बेंच पर बैठी औरत पर पड़ी। उस औरत को देखकर दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही थी। साधना जी बहुत देर तक उसको देखती रही और अपनी सहेली कमला से उस औरत के बारे में पूछा तो वह बोली कि कई वर्ष पहले यह किसी स्टेशन पर मिली थी तो वृद्धाश्रम के लोग इनको यहाँ ले आए। हम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब उम्र होने पर यह शरीर काम नहीं करता तो अपने ही घर से ऐसे ही फेंक दिया जाता है। बेचारी पता नहीं किसकी पत्नी, नानी, दादी होगी। कहते कहते कमला जी की आंखें भर आईं। अब साधना जी रोज उस औरत को देखती, लेकिन चाह कर भी वह उनका चेहरा नहीं देख पाई। उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता जैसे उस औरत को वह जानती हैं, लेकिन चेहरे पर पर्दा होने के कारण वह कभी उनसे पूछ नहीं पाई। पर जब वह कुछ दिनों तक नहीं दिखी तो साधना जी ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कमरा नंबर 10 में हैं। उनकी तबीयत खराब है, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। यह सुनकर साधना जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मैनेजर से इजाज़त लेकर एक प्लेट में खाना लगाया और कमरा नंबर 10 में उनके लिए खाना लेकर पहुंची। लेकिन जैसे ही वो उस औरत के करीब पहुंची, उनके हाथ से खाने की थाली छूटकर ज़मीन पर गिर गई और वह हैरान रह गईं। उस औरत ने साधना जी को देखते ही हड़बड़ा कर अपना चेहरा ढक लिया। साधना जी उस औरत के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने सुनैना जी के कंधे पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले साधना जी कुछ पूछती उससे पहले सुनैना जी बोली, साधना जी आप यहाँ कैसे, क्या आपके साथ भी? साधना जी कुछ नहीं बोल पाई। वह तो बस आँखों में आंसू लिए सुनैना जी को देखे जा रही थी। बोलिए ना साधना जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुनैना जी के जिद करने पर साधना जी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हैं। एक दिन साधना जी घर के बाहर बैठी अंदर से आ रही खिलखिलाने की आवाज़ें सुन रही थी। आज वो मन ही मन बहुत दुखी थी और उनकी नज़र बार बार अंदर जा रही थी। अंदर बैठे उनका बेटा आशीष और बहू रोली ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
पर साधना जी को खाने को कुछ नहीं दिया था और अंदर दोनों चाय के साथ समोसे खा रहे थे। रोली ने आशीष से कहा, आशीष थोड़ा और खा लो ना, तुम्हारे लिए बनाए हैं, कहो तो और बना दूं। आशीष ने कहा, नहीं रोली, अब तो गले तक पेट भर गया है, अब नहीं खा पाऊंगा, तुम रख दो, बाद में खा लूँगा। आशीष के मना करने पर भी बाकी बचे हुए समोसे साधना जी को नहीं दिए गए और रोली ने समोसे किचन में वापस रख दिए। प्लेट वापस ले जाते समय रोली ने सासू माँ की तरफ इशारा करके कहा, देखो कैसे देख रही हैं, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, ललचाई जा रही हैं। आशीष ने भी कहा, देखने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब देखकर वो अपने कमरे में चली गईं और अपने पति की फ़ोटो को सीने से लगाकर रोने लगी। आज तुम होते तो ये सब नहीं होता, मैं तो इन पर बोझ हूँ, काश तुम जिंदा होते। फफक फफक कर रोती साधना जी पति की याद में तड़प उठी थी। साधना जी अपने ही घर में इतना ज़्यादा अपमानित होती थी। स्थिति ये थी कि वो चाह कर भी कुछ मांग नहीं सकती थी और कुछ कहने पर जवाब तो उल्टा ही मिलता, जिस कारण दिल बहुत दुखी होता था। शाम को साधना जी घूमने चली जाती हैं और साथ में अपने पोते को भी घुमा कर लाती थी। रोली बेटे के लिए साथ में कुछ खाने का सामान दे देती थी, जिसे भूख लगने पर साधना जी उसे खिलाया करती थी। लेकिन वापस आने पर रोली का शक अपनी सास पर ही रहता था और वो अपने बेटे से पूछा करती, सब तुमने ही खाया ना बेटा, दादी जी ने तो नहीं खाया, उन्होंने तुमसे मांगा तो नहीं। ये सुनकर साधना जी की आंखें भर आती, मगर रोली से कुछ भी कहती तो वह चिल्लाने लगती, क्योंकि जरा सा कुछ कहते ही वह घर को सिर पर उठा लेती थी। एक बार साधना जी का फ़ोन आया और बहुत देर तक उससे फ़ोन पर बातें करती रही। साधना अच्छा किया जो यहाँ चली गई, कम से कम सुकून तो होगा और जीवन के आखिरी दिन अच्छे से बीत जाएंगे। रोली ने ये बातें सुन ली और आशीष के कान भरने लगी। देखो आशीष, तुम्हारी मम्मी ना जाने किस किस के आगे रोती रहती हैं, घुमा फिरा कर बातें करती हैं, जैसे मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन मुझे सब समझ आता है। आशीष ने रोली से कहा, ऐसा करो, कुछ दिन घर चली जाओ तो मन शांत हो जाएगा। रोली ने झट से मना करते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं, जिसे जाना है वो जाए। रोली ने साधना जी को आते हुए देखकर कहा। फिर कमरे में जाकर रोली ने कहा, आशीष तुम अपने बाप के सामने मुझे घर जाने की बात मत किया करो। एक तो भाभी से बनती नहीं है और मेरी मम्मी भी न जाने क्या क्या मुझको ही कहती रहती हैं, और फिर अगर घर से कुछ दिन भी गायब हो गई ना तो तुम्हारी माँ अपनी मनमानी करेंगी। तुम्हारी इस भूखी माँ के सहारे तो कभी अपना घर नहीं छोड़ सकती हूँ। आशीष ने हंसकर कहा, तो मत जाओ। रोली अपनी लाल पीली आंखें करते हुए एक तरफ बैठ गई। रोली की अपने घर में भाभी से नहीं बनती थी, इस कारण वो कभी अपने घर ही नहीं जाती थी। माँ से भी कभी कभी ही बात करती थी।
रोली जब भी फ़ोन पर अपनी माँ से अपनी सास के बारे में बात करती तो उसकी माँ उसे समझाने लगती और रोली गुस्से में फ़ोन काट देती। साधना जी अपने ही घर में मन मार कर रहती थी। ना तो पेट भर खाना मिलता था और ना ही सुकून था। रोली की निगाहें हर वक्त उन पर रहती थी। पति के जाने के बाद एक बार फिर घर में त्योहार पर बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी। जाने क्या क्या बन रहा था और खुशबू ने भी भूख को दोगुना कर दिया। दोपहर तक साधना जी ने इंतज़ार किया लेकिन खाना अभी तक उनके सामने नहीं आया। सुबह से नाश्ता तक नहीं दिया गया था लेकिन साधना जी चुपचाप बाहर बैठी और उनकी आंखों में आंसू थे। दोपहर के 2:30 उन्होंने आशीष से कहा, बेटा बहू से कहो कि खाना दे दे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। उस समय आशीष ने जाकर रोली से कहा तो रोली ने साधना जी के आगे प्लेट लाकर पटक दी। लेकिन प्लेट देखकर साधना जी देखती ही रह गईं। ये क्या दलिया, आज तो त्योहार है ना। खाने की बढ़िया खुशबू भी आ रही थी तो दलिया क्यों? साधना जी ने आशीष से कहा तो अंदर से रोली भागती हुई आई। माँ, आपको तो बुढ़ा बिगाड़ कर चला गया है। दिन भर ये पकवान बनाओ वो पकवान बनाओ, आपकी जुबान तो बहुत चटोरी हो गई है। आपके लिए दलिया बनी है और पूरी पराठे तो आपको हजम नहीं होते हैं, इसीलिए दलिया बनाई है। साधना जी ने कहा, अरे बहू, आज तो खा ही सकती हूँ और रोज़ तो सादा खाना ही खाती हूँ। रोली ने आंखें निकाल कर कहा, चुपचाप यही खाइए, बहाने मत बनाइए। अपनी लालची जुबान को काबू कीजिए, ये चलती बहुत है। ऐसा जवाब सुनकर साधना जी देखती रह गईं। हैरान हो रही थी कि ये वही बहू है जो अपने ससुर के सामने मम्मी जी कहते नहीं थकती थी और अब उनके जाने के बाद ऐसे शब्द निकालते हुए जरा सा सोच भी नहीं रही हैं। इसने तो संस्कार मर्यादा सब ताक पर रख दिए हैं। लेकिन साधना जी को अपनी इज्जत प्यारी थी, इसी कारण उन्होंने खामोश रहना शुरू कर दिया। अगर कभी रोली इनको बेमन से खाना खाते भी देख लेती तो भी तूफान खड़ा कर देती और कहती, देखो कैसे मुंह बनाकर खा रही हैं। भगवान का शुक्र करें कि ये सब भी मिल रहा है। साधना जी बस आंसू पी कर रह जाती और जैसा देती वैसा खा लेती। कभी नमक तेज कर देती तो कभी मिर्च, जिससे उनका पेट खराब हो जाता और फिर कहने का बहाना ढूंढती कि देखा आशीष, इनको हजम तो होता नहीं है तो फिर खाती क्यों हैं। एक बार साधना जी सुबह के समय अपने कपड़े लगा रही थी। बाहर से रोली ने देख लिया और आशीष से कहा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए कपड़े लगा रही हैं। ताने देकर बात करती रोली ने आशीष को इशारा किया। आशीष ने कहा, अरे जाने दो, जहाँ जाती हैं। रोली ने भी दांत पीस कर कहा, हाँ मुझे क्या, जाएं बला टले, मेरा तो बोझ ही कम होगा। सारी बातें साधना जी ने सुन ली थी। उन्होंने कपड़े रखने के बाद कहीं फ़ोन किया, जो जगह तुमने बताई थी ना उसका एड्रेस मुझे दे दो, मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ। 1 घंटे के बाद साधना जी बैग उठाकर निकल रही थी और उन्होंने गर्दन घुमाकर ड्राइंग रूम में बैठे आशीष को देखा। लेकिन आशीष अपने फ़ोन में बिजी था
और उसने अपनी माँ से कुछ पूछने की ज़रूरत ना समझी। रोली ने धीरे से कहा, देखो उधर तुम्हारी माँ कहीं जा रही है। आशीष ने बिना गर्दन उठाए कहा, जाने दो और बस दुआ करो कि वापस ना आए। रोली के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। साधना जी ने वापस लौटकर अपने सोते हुए पोते के माथे को प्यार से सहलाया और नज़र भर कर उसे देखा। फिर वो सीधे कदमों से बिना इधर उधर देखे बाहर निकल गई और बाहर जाकर पीठ घुमाकर एक बार नम आँखों से अपना घर देखा। मन ने कहा, जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अब रुकने का कोई कारण भी नहीं है। उनकी आँखों में आंसू भरे थे और उन्हें अपनी आंसू से पोंछते हुए अपनी मेहनत से बनाया आशियाना छोड़कर वो दूर चली गईं। 1 घंटे बाद ट्रेन से वहीं पहुंच गईं जहां का पता उन्होंने फ़ोन पर किसी से मांगा था। ऑटो से उतरकर गेट के सामने खड़ी हो गईं। सामने लिखा था, बुजुर्गों का सहारा। साधना जी ने मन में कहा, बुजुर्गों का सहारा। साधना जी ने मन में कहा, अब यही मेरा भी सहारा है, मेरा नया घर, मेरे जीवन का अंतिम घर। साधना जी की यह सोचकर फिर से आंसू आ गए, लेकिन उन्हें पोंछकर गेट में कदम रख दिया। अंदर जाकर वो अपनी सहेली से मिली जिसका नाम कमला था। उन्हें उनके ही कमरे में रहने को एक बेड दे दिया गया। साधना जी सामान रख कर उनके गले लग कर रो पड़ी। कमला जी ने कहा, कोई बात नहीं मेरी सहेली, जिंदगी में बहुत कुछ होता है तो ये भी सही। फिर उसके बाद बैठकर उनके दिल का हाल सुनती रही, जिससे साधना जी का दिल हल्का होता गया। उन्हें दुख इस बात का भी बहुत था कि किसी ने भी उनसे चलते समय पूछा तक नहीं कि कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। अपनी ही औलाद से सपने में भी कभी ऐसी आशा नहीं की थी। इधर रोली ने साधना जी के जाते ही उनके कमरे की सफाई शुरू कर दिया। उसे उनकी एक डायरी में लिखा वो एड्रेस मिल गया और एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था कि मैं तुम दोनों को अपने बोझ से आज़ाद कर रही हूँ। अब तुम दोनों खुश रहो और मैं वृद्धा आश्रम जा रही हूँ। रोली ने दोनों चीज़ें आशीष के सामने रख कर कहा, तुम्हारी माँ तो ऐसे गई है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो कि अब हम गाजे बाजे के साथ उसे वापस लेने जाएंगे। उम्मीद तो यही की होगी उसने, लेकिन बड़ी मुश्किल से तो बला टली है। फिर से घर में नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से गई हैं, हमने निकाला थोड़ी है। आशीष की भी खुशी का जैसे ठिकाना नहीं था। उसने कहा, अब तो खुश हो जाओ, अब कोई समस्या नहीं, पूरा घर तुम्हारा है। मम्मी के कमरे से उनकी सारी चीज़ें हटवा दो। रोली और आशीष जैसे दोनों इस बात की खुशी मना रहे थे और उधर साधना जी फिर भी उम्मीद लगा रही थी कि शायद कभी तो बेटा याद करेगा या फिर मिलने आएगा, लेकिन कोई आने वाला नहीं था और ये गलतफहमी भी वक्त के साथ साथ जाती रही। वहाँ पर उदास बैठी रहने वाली साधना जी अब घुल मिल गई थी और मुस्कुराने भी लगी थी। एक दिन दोनों सहेली पार्क में घूम रही थी
कि तभी गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी और एक महिला जो थोड़ी झुकी सी थी वो बाहर उतरी। कमला जी ने देखते ही कहा, देखो साधना, आज फिर यहाँ कोई किसी अपने को छोड़ गया है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी के करीब पहुँचे तो उस बुजुर्ग औरत ने चेहरा ढक लिया और दोनों उसको देख नहीं पाई। दूसरी तरफ से उतरकर एक आदमी आया और बोला, मुझसे तो यहीं तक छोड़ने को कहा था, अब आप खुद अंदर चली जाओ। ये लो अपना बैग। वो व्यक्ति ड्राइवर लग रहा था, उसने बैग हाथ में दे दिया तो बुजुर्ग औरत अंदर चली आई और गेट का चौकीदार उनको ऑफिस तक ले गया। झुकी हुई बुजुर्ग महिला काफ़ी परेशान मालूम हो रही थी। वह बहुत सुस्त लग रही थी और वो अपने ढके चेहरे को पल्लू से पोंछ रही थी। वो शायद रो रही थी। कमला जी और साधना जी देखती रहीं और बोली, उम्र होने पर ये शरीर जब काम का नहीं रहता तो अपने ही घर से ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। अब ये भी किसी की पत्नी होगी, दादी नानी होगी, मगर उससे ज़्यादा महत्व तो इनकी जिम्मेदारी का बोझ है जो किसी से उठाया नहीं जा रहा होगा और यहाँ भिजवा दिया। कितना दुख होता है। दोनों बातें करते हुए अंदर चली गईं। जब हॉल में सभी बुजुर्ग खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए तो साधना जी को वो महिला कहीं दिखाई नहीं दी। चेहरा तो उसका देखा ही नहीं था, लेकिन उनकी चाल ढाल से पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं दी। सोचा कि पहला दिन था तो नहीं आई होंगी, लेकिन शाम को वो दिखाई दी, मगर उस महिला ने कुछ नहीं खाया और अपना चेहरा ढके रही। साधना जी ने अपनी सहेली से कहा, जाने क्यों वो अपना चेहरा इस तरह ढक रही हैं। तो कमला जी ने कहा, हो सकता है वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती हों, घर की याद करती होंगी बेचारी। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद घुल मिल जाएंगी, फिर घर की याद नहीं आएगी। साधना जी ने कहा, मैं कुछ बात करके देखूं, क्या पता उनको अच्छा लगे। कमला जी ने समझाया, ऐसे में बोलना ठीक नहीं होता, अपने आप को खुद ही संभालना होता है। इस तरह साधना जी उसको बस दूर से ही देखती रहीं। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। वो खाना कम खाती थी और उस महिला का नाम मात्र का खाना खा रही थी। वो अपने घर की याद में रोती रहती थी और कुछ खाती नहीं थी। उसकी पहचान उसके कपड़ों और पल्लू किए कद काठी से ही होती थी। 1 महीना होने को आ रहा था, लेकिन महिला के स्वभाव में बदलाव न आया और एक दिन वो दोपहर का खाना खाने नहीं आई। जब शाम को भी नहीं आई तो साधना जी को जिज्ञासा हुई। उन्होंने कमला जी से कहा, यार मुझे इस महिला के बारे में जानना है, जाने आज क्यों नहीं आई, कहीं उसके घर से कोई लेने तो नहीं आ गया और वो वापस चली गई हों। कमला जी ने कहा, तो अच्छा है ना। साधना जी ने कहा, लेकिन मुझे ना जाने क्यों जानने की इच्छा हो रही है। कल सुबह देखती हूँ रात हो चुकी है और साधना जी सो गई थी।
अगली सुबह होते ही नाश्ते के समय वो हॉल में पहुंची, मगर वो नहीं आई। पूछने पर भी कोई बता न सका। सबने कहा कि उनका नाम क्या है, मगर नाम तो साधना जी जानती ही नहीं थी। उन्होंने फिर थोड़ा इंतज़ार किया, मगर दोपहर में भी वो नहीं दिखाई दी। इसके बाद साधना जी ने मैनेजर से जाकर पूछा। उनका हुलिया बताकर कहा, वो महिला कहाँ हैं? बड़ी दुखी सी लगती थी। वो ठीक तो हैं? मैनेजर ने कहा, वो कमरा नंबर 10 में हैं और काफ़ी दिन से बीमार हैं, क्योंकि खाना ठीक से नहीं खाती थी। घर को याद करके रोती रहती थी। साधना ने दुख व्यक्त किया और कहा, क्या मैं मानवता के नाते एक बार कुछ देर के लिए उन्हें देख सकती हूँ? क्या है ना, वो चेहरे को ढके रहती हैं और अंदर ही अंदर रोती भी थी। तो सोचा एक बार देख लूं। मैनेजर ने उन्हें उनके कमरे में जाने की इजाज़त दे दी और वो कमरा नंबर 10 में चली गईं। इस समय वो लेटी थी। साधना जी उनके पास पहुंची तो देखकर चौंक गईं। उन्हें देखकर इस बुजुर्ग महिला ने चेहरा छुपाने की कोशिश भी की, मगर साधना जी ने कहा, अब जब देख ही लिया है समधन जी, तो अब चेहरा ढकने को रहने दीजिए। मुझे आपको यहाँ देखकर दुख हुआ। ये महिला साधना जी की बहू रोली की माँ सुनैना जी थी, जिसे उनकी अपनी बहू ने यहाँ आश्रम में भिजवा दिया था। साधना जी की बात सुनकर सुनैना जी रोने लगी। अब तक वो साधना जी के सामने ना आने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आज साधना जी इन तक खुद ही आ पहुँची थी। उनकी समधन सुनैना जी ने कहा, समधन जी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी बेटी के रहते आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। उसके किए के कारण ही मैं आपसे नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। शर्म आती है कि मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। साधना जी ने कहा, अब कुछ भी हो, मगर आप भी अब मेरी तरह ही इसी दुख से जूझ रही हैं। काश आपके साथ ऐसा ना होता। तब सुनैना जी ने कहा, मैंने कितनी बार रोली को समझाया था, लेकिन जैसे बड़ों की इज्जत करना तो उसे आता ही नहीं। आप जैसी सास मिलना किस्मत की बात है, मगर ये बात उसके समझ में नहीं आई। मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई थी। लेकिन इस बार साधना जी रो पड़ी और बोली, कमी तो मेरे संस्कारों में भी रह गई सुनैना जी, नहीं तो मेरा बेटा मुझे कभी घर छोड़ने ही नहीं देता। दोनों बैठे हुए अपना दुख बांटती रही और मन हल्का करती रही। दिन बीतते रहे और दोनों खाने के हॉल में मिलने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर ही खुश हो जाती और ये मानकर कि कोई इधर अपना भी है, दिल को मना लेती। अब सुनैना जी पहले से स्वस्थ हो गई थी और अब उन्हें बागवानी करने का काम दे दिया गया था, जिससे उनका भी मन लगा रहे। साधना जी का समय भी मैनेजमेंट की हेल्प करते कटने लगा था। एक दिन अचानक साधना जी से कोई मिलने आया और उन्हें ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ जाकर सामने देखते ही वो हैरान हो गई, क्योंकि सामने उनका पोता खड़ा था। देखते ही अपनी दादी के गले लगकर रोने लगा। साधना जी भी पोते को गले लगकर रोने लगी, पर सामने बेटा और बहू भी खड़े थे। उन्हें देखते ही साधना जी को गुस्सा आया और उन्होंने पीठ घुमाकर कहा, अब क्या लेने आए हो? मेरे पास देने को
कुछ भी नहीं है। आशीष ने उनके सामने आकर कहा, माँ, हम आपको ले जाने आए हैं। आपके पोते के जन्मदिन की पार्टी रखी है, आपको साथ चलना है। साधना जी ने तुरंत कहा, ओह अच्छा, इसलिए यहाँ आए हो? तुम दोनों को समाज और सोसाइटी में अपनी इज्जत जो बचानी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? साधना जी की बात सुनकर रोली आगे आई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, पर सागर ने जिद पकड़ ली है कि वो आपके बिना जन्मदिन नहीं मनाएगा। सागर भी रोने लगा। साधना जी के कई बार इनकार करने के बाद भी पोता नहीं माना। साधना जी को पोते के कारण उनके साथ आना पड़ा। कार में बैठकर साधना जी का मन बहुत दुखी था और वो ऐसी औलाद पाने पर खुद को ही कोस रही थी, और इसी कारण उन्होंने साधना जी के बारे में कोई बात नहीं की। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने पार्टी में जाने की हामी क्यों भरी, लेकिन पोते का जन्मदिन था। वो कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। बस इसीलिए चली गईं। घर के सामने कार जाकर रुकी तो साधना जी घर को देखकर भावुक हो गईं और खड़ी होकर एकटक देखती रहीं। आशीष ने अंदर चलने को कहा तो वो उसके पीछे पीछे भारी कदमों से अंदर चली गईं। जिस दिन घर से गई थी उस दिन कसम खाई थी कि अब इस दहलीज पर कदम नहीं रखेंगी, लेकिन पोते के कारण कसम तोड़ दी थी। धीरे धीरे शाम हुई और मेहमान आने लगे। सारे मेहमान आ चुके थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। बढ़िया खाना पीना चल रहा था, लेकिन साधना जी को उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस पोते के साथ साथ थे। आए हुए मेहमानों में से कोई नहीं जानता था कि साधना जी अब कहीं और रहती हैं। पार्टी चलते चलते काफ़ी देर हो गई और मेहमान भी देर से वापस लौट गए थे। साधना जी रात भर अपने कमरे को देखती रहीं और सोचने लगीं कि कभी ये घर अपना हुआ करता था, आज परायों जैसा लग रहा है। एक एक ईंट अपने सामने रखवाई थी, लेकिन औलाद ने हर चीज़ से दूर कर दिया। जागते जागते किसी तरह से सुबह हो गई और साधना जी ने आशीष को देखते ही कहा, अब मुझे वापस जाना है। आशीष ने कहा, हाँ, बस नाश्ता करके निकलते हैं। साधना जी हैरान थी कि कैसे उनके बेटे को उनसे जरा सा भी प्यार व ममता नहीं थी। उनको रात को लगा था कि बेटा कहेगा कि माँ यहीं रुक जाइए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो तो झट से चलने को तैयार हो गया था। 10 बजे सब कार में बैठे और पहले वृद्धा आश्रम की ओर चल दिए। पूरे रास्ते उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा और साधना जी आंसू छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आशीष ने वहाँ कार रोकी तो साधना जी उतर गईं, लेकिन फिर मुड़कर बोली, अरे तुम दोनों को किसी से मिलवाना है, बस 5 मिनट की बात है, अंदर चलो, कुछ देर के लिए उनसे मिल लो तो उनका मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। कौन किससे मिलने? रोली ने आंखें गुरेरते हुए कहा। बेटा बस 2 मिनट की बात है। जिद करने पर दोनों बेमन से साधना जी के साथ अंदर चले गए। साधना जी ने मुड़कर बाएं हाथ पर आते एक कमरे में गईं। कमरे में पीछे पीछे दोनों घुस गए, लेकिन सामने सुनैना जी को देखते ही रोली चीख पड़ी, मम्मी मम्मी, यहाँ क्या कर रही हो? अपनी माँ को वहाँ देखकर रोली सह नहीं पा रही थी और दौड़कर गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। सुनैना जी भी हैरान थी और आशीष भी उन्हें
देखकर हक्का बक्का रह गया था कि ये कैसे हुआ। रोली बिलख बिलख कर रो रही थी और साथ ही पूछ भी रही थी कि वो यहाँ कैसे आ गई और उसे कुछ क्यों नहीं बताया गया। पहले तो सुनैना जी कुछ नहीं बोली, लेकिन रोली उन्हें हिलाकर पूछने लगी कि मम्मी बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ। मेरी मम्मी यहाँ लावारिसों की तरह क्यों हो, मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। रोते रोते पूछ रही रोली को इस बार सुनैना जी ने कस कर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, जैसे तेरी सास यहाँ है वैसे ही मैं भी यहाँ भेज दी गई। तू अच्छी बेटी तो क्या अच्छी बहू भी नहीं बन सकी। अफसोस कि तेरी भाभी तुझसे तो अच्छी है कि उसने भले अपनी माँ की हर बात मानी, लेकिन एक की तो वफादार निकली। तुझ जैसी औलाद पर अफसोस है मुझे और लानत है मेरी परवरिश पर, जो तूने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं समधन जी के सामने इतनी शर्मिंदा हूँ। यहाँ आई तो नजरें ना मिला सकी थी। सुनैना जी आंखों में आंसू भरे बस बोलती जा रही थी और साधना जी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। इस पर आशीष भी सिर झुकाए खड़ा था और रोली का सिर भी शर्म से झुक चुका था। सुनैना जी ने कहा, अपनी माँ को यहाँ देख कर तो तुम्हें बड़ा दर्द हुआ, लेकिन सासू माँ को यहाँ भेजकर शर्म नहीं आई। कम से कम आशीष तुम ही ऐसा ना होने देते, तुम भी इस गिरी हुई बहू के कहे में चल दिए। ये तो संस्कार खो ही चुकी थी, इसकी खराब संगत में तुम भी अपनी माँ को भूल गए। इतना सुनकर साधना जी ने आंसू पोंछ कर कहा, नहीं सुनैना जी, कमी तो मेरे ही संस्कार देने में रह गई थी। जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो बड़ा होकर माँ को ही भूल गया। इसको संगत का असर नहीं बल्कि संस्कार खोना कहते हैं। ये सुनकर आशीष की आंखों से आंसू निकलने लगे और रोली भी फफक फफक कर रो रही थी। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सुनैना जी ने कहा, तुम दोनों की औलाद जब तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तभी तुम्हें इस दुख का एहसास होगा कि अपनों द्वारा ठुकराया जाना कितना दर्द देता है। इस बार आशीष साधना जी के पैरों में गिर गया और रोते रोते माफ़ी मांगने लगा। रोली भी अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी, मगर उन्होंने कहा, माफ़ी अपनी सास से मांगो, मुझसे नहीं। रोली ने भी आगे बढ़कर साधना जी से माफ़ी मांगी, लेकिन साधना जी की आंखों के आगे वो दिन फिर से आ गए जैसे कल की ही बात थी। उस मानसिक प्रताड़ना का दर्द वो कैसे भूल सकती थी। आशीष ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने कर्मों का फल सोचकर डर लग रहा है। बस प्लीज़ घर चलिए, तभी मेरा प्रायश्चित होगा। साधना जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, रहने दो, अब तुम दोनों जाओ जहाँ भी खुशी मिलती है और तुम्हारे ताने नहीं मिलते। तुम्हारे साथ जाकर बाकी का जीवन नरक जैसे रो रो कर नहीं बिताना है। मैं यहीं रह लूँगी। रोली मिन्नतें करती रही, लेकिन साधना जी नहीं मानी। आशीष भी पैर को पकड़कर रोता रहा, लेकिन साधना जी टस से मस ना हुई। वो बोली कि जल्द से जल्द अब मुझे मेरा घर खाली चाहिए, क्योंकि मुझे वृद्धा आश्रम वालों को दान देना है ताकि मेरे जैसे लोगों को रहने का ठिकाना मिल सके। दोनों साधना जी के पैरों में गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन साधना जी नहीं मानी। अंत में दोनों हार मान गए और वहाँ से जाने लगे तो रोली ने चलते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी प्लीज़ मेरे घर चलो। लेकिन सुनैना जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ आना होता तो पहले ही आ जाती,
लेकिन लड़की के यहाँ रहना मेरे उसूलों के खिलाफ है, और जहाँ उसकी माँ समान सास की इज्जत नहीं तो मेरी क्या होगी। भूल जाओ कि कभी तुम्हारे घर भी आऊँगी। रोली का सिर शर्म से झुक गया और वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं बची थी। आज अपनी माँ ने उसे आईना दिखा दिया था, जिसकी बात उसने पहले कभी नहीं मानी थी, और वो इसी स्थिति में समझी जब उसकी माँ भी वृद्धा आश्रम पहुँच गई। दूसरों के साथ ऐसा करने वाले अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते, और बहू के कुछ भी गलत करने पर बेटे उसका साथ क्यों देते हैं। कुछ चीज़ें मिलकर सुलझा ली जाएं तो दूसरा रास्ता निकाल लिया जाए। उनके साथ ऐसा करना तो सही नहीं। उनकी उम्र हो गई तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो इंसान हैं। अब रोली दिन पर दिन अपने किए पर पछतावा कर रही थी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।